हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल इज़ वेल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बाकी की यूनिट्स की चैप्टर करने वाले हैं। मतलब कि हमने पहली वीडियो के अंदर 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो के अंदर हम बाकी के 3 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बिफोर वी स्टार्ट इस वीडियो, मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हेल्प वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहे। तो ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने अभी तक यूनिट 1 के और यूनिट 2 के जो स्टार्टिंग की 3 चैप्टर हैं वो नहीं देखे हैं, तो उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं वो वीडियो। तो ना स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो हमारे पास इस बुक के अंदर टोटल 3 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिया है। यूनिट 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है वर्जीनिया वुल्फ, वो भी उसी वीडियो के अंदर कंप्लीट कराया है। नाउ आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 2 का जो सेकंड चैप्टर है टी.एस. इलियट का ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट 1919 करने वाले हैं, और उसके साथ साथ यूनिट 3 के जो बाकी के 2 चैप्टर हैं वो करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो नाउ टी.एस. इलियट से स्टार्ट करते हैं हम। सो टी.एस. इलियट ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट 1919 हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, टी.एस. इलियट के टाइम पीरियड की बात करें तो इनका बर्थ 1888 में हुआ था और इनकी डेथ 1965 में हुई थी। एंड ही वाज एन वेरी ग्रेट पोएट, अमेरिकन इंग्लिश पोएट, एंड ही वाज अ प्ले राइटर, लिटरेरी क्रिटिक हैं, ये एडिटर भी थे। एंड लिटरेचर के अंदर एक मॉडर्निस्ट मूवमेंट में प्रोमिनेंट फिगर थे ये। ओके, सो एज अ पोएट एंड एज अ लिटरेरी क्रिटिक, इलियट की वर्क्स ने पोइट्री को रीड करने की वे को काफ़ी इम्पैक्ट किया है। ठीक है, एंड इवन टुडे उनकी जो ऐसे हैं ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, इसको सबसे पहले पब्लिश करा गया था एनोनिमसली, मतलब कि बेनाम तरीके से। इसको पहले किसी नाम से नहीं पब्लिश करा था, इन्होंने अपने नाम से पब्लिश नहीं करा था। इन्होंने पब्लिश करा था इसे इन द एगोइस्टिक इन द 1919। ओके, उसके 1 साल बाद फिर इन्होंने इनकी जो एसेज की कलेक्शन है द स्केयर्ड वुड 1920 के अंदर दोबारा से इसे पब्लिश करा था। अब इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले टी.एस. इलियट के बारे में जानेंगे कि टी.एस. इलियट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है मॉडर्निस्ट पोइट्री के अंदर, और उसके बाद हम ट्रेडिशन इन पोइट्री की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देन आउटलाइन करेंगे द इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री, एंड देन जो इनकी जो वर्क्स हैं उन्हें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समझेंगे। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं। सो नाउ टी.एस. इलियट के बारे में जान लेते हैं। टी.एस. इलियट का पूरा नाम है थॉमस स्ट्रेन इलियट, एंड इनका जो बर्थ है वो 1888 के अंदर हुआ था इन सेंट लुइस मिसिसिपी नाम की जगह पे। ओके, एंड इनके फादर की बात करें तो वो काफ़ी वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एंड इनकी मदर जो थी वो एक स्कूल टीचर थी। एंड इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने पढ़ाई करी थी हार्वर्ड से, एंड वहाँ से इन्होंने इनकी मास्टर्स करी थी कंपैरेटिव लिटरेचर के अंदर 1909 के अंदर। एंड देन इन्होंने एज अ फिलोसफी असिस्टेंट वहाँ पे काम किया था। उसके बाद 1 साल उन्होंने पेरिस के अंदर बिताने के बाद फिर वो ऑक्सफोर्ड चले गए थे इंग्लैंड में इन 1911 में ऑन अ स्कॉलरशिप, एंड वहाँ पे इन्होंने एज अ डॉक्टरल थीस वर्क स्टार्ट करा था ऑन द फिलोसोफर F.H. ब्रैडली। एंड देन जो इलियट हैं वो एक अपनी जनरेशन के एक जाने माने पोएट थे, एंड ही वाज फेमिलियर विद द क्लासिकल ग्रीक एंड संस्कृत, एडवांस मैथमेटिक्स एंड इंडियन फिलोसफी एंड जापानीज बुद्धिज़्म। ओके, देन ये लंदन चले गए थे। लंदन में जाने के बाद इन्होंने एज़रा पाउंड को अपना फ्रेंड बनाया। देन जब एज़रा पाउंड इनके फ्रेंड बन गए तो उन्होंने इनको हेल्प करी इनकी फर्स्ट सिग्निफिकेंट पोएम के अंदर द लव सॉन्ग ऑफ द जे एल्फ्रेड प्रोफ्रोक 1915। तो उसके अंदर इन्होंने हेल्प करी थी इनकी। देन इनकी 1970 की कलेक्शंस ने, मतलब कि प्रोफ्रोक और जो अदर थी ऑब्जर्वेशंस, उन वर्क्स ने इनकी एक लीडिंग वॉइस को इस्टेब्लिश करा मॉडर्न पोइट्री के अंदर। ओके,
उसके बाद इन्होंने 1922 के अंदर वेस्टलैंड को पब्लिश करा, जो कि माना जाता है इनका मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वर्क था वो मॉडर्निज्म के अंदर। एंड देन हॉलो मैन 1925 पब्लिश करा। देन फोर फोर क्वार्टेट्स 1936 से 1942 के बीच का टाइम पीरियड था, और सम ऑफ हिज अदर वर्क्स। और एडिशन में इन्होंने कुछ प्लेज लिखे थे, जैसे कि मर्डर इन द कैथेड्रल 1935 and the family reunion 1939 and the cocktail party 1949 and the elder statesman 1958। so अब आगे 1915 में जो इलियट है उन्होंने एक विविन हाइटवुड नाम की एक लड़की से शादी कर ली थी। वो एक गवर्नेंस थी फ्रॉम कैम्ब्रिज, एंड वो एक अनहैप्पी मैरिज होने की वजह से बाद में इनका डिवोर्स हो जाता है, एंड ये अपनी वाइफ से सेपरेट हो जाते हैं 1933 के अंदर। एंड उसके कुछ साल बाद ही इन्हें एक मेंटल इंस्टीट्यूशन के अंदर भर्ती कराया जाता है। देन 1947 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। एंड इन्होंने 1928 के अंदर ब्रिटिश सिटीजनशिप ली थी। देन हमें इसके अंदर बताया जाता है दैट फॉर लैंसलॉट एंड्रयूज़ कि ऐसे में मतलब कि ऐसे स्टाइल एंड ऑर्डर 1928 के अंदर हमें पता चलता है कि इलियट ने अनाउंस करा दैट ही वॉज अ क्लासिस्ट इन द लिटरेचर एंड रॉयलिस्ट इन द पॉलिटिक्स एंड द एंग्लो कैथोलिक इन अ रिलीजन थी। ओके, तो ये हो गई टी.एस. इलियट के बाद। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्निस्ट पोइट्री। सो वर्जीनिया वुल्फ के ऐसे में हमने मॉडर्न फिक्शन देखा, जिसके अंदर हमने मॉडर्निज़म के बारे में जाना, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, और किस तरीके से मॉडर्निज़म आर्ट को मतलब आर्ट की जो आइडिया है उसको इम्पैक्ट करता है, ये जाना। सो मॉडर्निज़म जो है वो कोई ऐसा टर्म नहीं है जो कि डिस्क्राइब करे एक कॉन्शियस आर्टिस्टिक मोमेंट को विद अ क्लियर मैनिफेस्टो। ठीक है, इसको यूज़ करा जाता है क्रिटिक्स के लिए टू डिफाइन एक्सपेरिमेंट इन लिटरेचर इन द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। मतलब कि उन क्रिटिक्स के लिए जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को डिफाइन किया था इन लिटरेचर 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में। ओके, एज डिस्कस अर्ली, जो उस टाइम पे क्या हो रहा था, वर्ल्ड चेंज हो रहा था। जो हमने वर्जीनिया वुल्फ में सुना था उसके अंदर क्या हो रहा था, न्यू आइडियाज़ आ रहे थे फिलोसफी के अंदर, साइकोलॉजी चेंजेस हो रहे थे, पॉलिटिकल जो थियोरीज है उनमें चेंज आ रहे थे, एंथ्रोपोलॉजी में चेंज आ रहे थे, इवन साइंस में भी। ठीक है, सो ये सब चैलेंजिंग ट्रेडिशनल बिलीफ्स जो थे, इन सारी चीज़ों के अंदर चेंजेस आ रहे थे। सो आर्ट इन एवरी फॉर्म वाज इम्पैक्टेड बाय दीज एंड लीडिंग टू अ स्टैटिक रेवोल्यूशन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। सो इसके साथ साथ जो नोवेल और जो पोइट्रीज़ थी वो इस एक्सपेरिमेंटेशन की इसकी जो एक्सपेरिमेंटेशन का पीरियड था इसकी विटनेस थे। एंड मोस्ट ऑफ द मॉडर्निस्ट पोइट जो थे, जो अमेरिकन थे, जैसे वेलिस स्टीवन एंड ई कमिंग एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और जितने भी पोइट्स थे अमेरिकन, ये एक मॉडर्निस्ट पोइट थे। हालांकि इंग्लैंड के अंदर खुद की एक एवेंट ग्रेट मूवमेंट चल रहा था। अलॉन्ग विद द पोइट एज़र पाउंड, टी.एस. इलियट ने रेवोल्यूशन इन मॉडर्न पोइट्री के ऊपर लिखा था। सो इलियट जो है उन्होंने वेस्टलैंड 1922 के अंदर लिखा था, एंड जो एज़र पाउंड हैं उन्होंने रिपोस्टी 1912 के अंदर लिखा था। देन डी मैजनिस्ट 1914 के अंदर, देन कैंटोस 1917 से लेके 70 के बीच का टाइम पीरियड था उसका, जो कि कंसिडर करा जाता है सम ऑफ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स ऑफ मॉडर्निज्म। ओके, एंड इसके अलावा भी कुछ इन्फ्लुएंशियल राइटर्स थे इस पीरियड के, जैसे कि वेंडेम लुइस एंड डी.एच. लॉरेंस, जेम्स जॉय। ओके, सो ये कुछ और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स थे इस पीरियड के। ओके, और इसका एक क्विक व्यू लेते हैं मॉडर्निस्ट पोइट्री का। तो ये रिवील करता है फ्यू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को। द पोएम्स आर यूज ब्लैंक वर्स। ठीक है, उस टाइम पे जो पोएम्स के अंदर ब्लैंक वर्स को यूज़ करा गया, एंड कोलोकियल लैंग्वेज को यूज़ करा गया, एंड डिसजॉइंटेड फ्रेजेस को यूज़ करा गया, जिनके अंदर जो इमेजरी ड्रॉन था फ्रॉम कॉमन एवरीडे लाइफ। एंड उस टाइम की जो थीम्स थी वो कॉमनली फोकस करती थी फीलिंग ऑफ
alienation and loneliness and hopelessness. Okay, एंड इलियड की पोएम्स के अंदर जो कुछ पार्ट्स दिए गए हैं उनके थ्रू पता चला है कि जो इलियड की पोएम है उसके अंदर ड्रामेटिक मोनोलॉग को यूज़ करा गया है टू रिफ्लेक्ट द एंजाइटी ऑफ मॉडर्न अर्बन लाइफ. ओके, तो ये सारा उसी सब के बारे में है. ओके, जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है. आगे देखते हैं आप. अब जो टी.एस. इलियट हैं इन्होंने अपनी पोइट्रीज में कुछ मेजर मोटिव्स का यूज़ करा है मॉडर्निज्म के अंदर. ठीक है, एंड जो इनके फ्रेंड है एजरा पाउंड, इनकी जो ये है इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो इन 1911, ये एक स्टडी है इन एक्सपेरिमेंटल इमेजिनस टेक्निक जिसके अंदर इन्होंने 2 लाइन यूज़ करी हैं टू इवोक अ मूड थ्रू द इमेज. ओके, एंड दोनों पोएट्स से क्रिटिक हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू देयर वर्क्स. ओके, एंड टी.एस. इलियट जो है वो सिर्फ एज अ पोएट उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं करा है एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्निस्ट एस्थेटिक के अंदर, क्योंकि ये एक मोस्ट अथॉरिटेटिव वॉइस थे इनकी मॉडर्निज्म के अंदर. ओके, एंड ही प्रोड्यूस एन इम्प्रेसिव कॉर्प्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन हिज लाइफ टाइम. एंड इन ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट इलियट ने सेट करा है फोर्थ हिज आइडिया ऑन द प्लेस ऑफ ट्रेडिशन इन पोइट्री एंड हिज इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री. ओके, तो अब हम बात करते हैं डिटेल समरी ऑफ ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट. ओके, सो ये जो हमारा ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट है, ये जो ऐसे है ये सबसे पहले सितंबर और दिसंबर 1990 में पब्लिश करा गया था इन द इगोस्टिक. एंड उस टाइम पे इस मैगज़ीन के ओनली 400 सब्सक्राइबर्स थे, मतलब कि इतने लोगों ने इसे पढ़ा था जब ये पहली बार पब्लिश हुई थी. बट बाद में जब इसे 1 साल बाद ही इसे एज इनकी जो इलियड की जो कलेक्शन ऑफ ऐसेज है द सेक्रेड वुड उसके अंदर पब्लिश करा गया दोबारा से, जो कि उस टाइम पे बहुत चली, मतलब कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऐसेज बनी अर्ली 20th सेंचुरी की. ये तब से लेकर अब तक ये एक रेपिटेटेड एंथोलॉजी है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर. ओके, अब जो इलियट हैं वो ये कहते हुए स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन की एब्सेंस है. ये कहते हुए वो अपना मतलब उसकी तरफ दुख जताते हुए ये स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ क्रिटिसिज्म की एक साइजेबल बॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए फ्रेंच को क्रेडिट देते हैं. एंड इलियट का मानना ये है कि जो रीडर्स होते हैं जब वो बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो उस समय उन रीडर्स के मन में जो थॉट्स आ रहे होते हैं उन्हें उन पर ध्यान देना चाहिए. इलियट बताते हैं कि किसी भी राइटर के वर्क को एवल्यूट करते समय ये अक्सर देखा जाता है कि क्या चीज़ है जो उसे दूसरे जो राइटर्स हैं उनसे अलग करती है. उस मैन की पिक्यूलियर एसेंस को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, मतलब कि क्या उसके अंदर अलग है. ठीक है, उसकी क्या विशेषता है. ठीक है, और अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ दें, वैन वी विल डिस्कवर दैट नॉट ओनली द बेस्ट बट मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ हिज वर्क. मे बी दोस इन विच द डेड पोएट्स के बारे में बात होती है, उसके एंसेस्टर के बारे में, मतलब कि हम ये बात जान सकते हैं कि वो उसकी जो वर्क है उसका एक स्पेशल, मतलब कि एक विशेष हिस्सा हो सकता है, हम मान सकते हैं, जिनमें चाहे उसके डेड पोएट्स हों या उनके एंसेस्टर हों, या फिर वो अपनी जो इमोरलिटी है उसको सबसे ज़्यादा विगुअसली, मतलब कि एक सशक्त रूप से हमें शो कर रहा है. ठीक है, तो ये इस्टेब्लिश करने के बाद जो एक पोएट का एवोल्यूशन है वो इस बेसिस पे करा जाना चाहिए कि वो किस हद तक एक लिटरेरी ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है. ठीक है, और जो इलियट है वो ये चीज़ क्लैरिफाई करते हैं कि दैट ट्रेडिशन इज़ नॉट समथिंग इनहेरिटेड बाय द पोएट बट अ हिस्टोरिकल सेंस. मतलब कि ये जो लिटरेरी ट्रेडिशन है ये कोई हमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो मिलता है, मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन, ये कोई विरासत में मिलने वाली कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक हिस्टोरिकल सेंस है, मतलब एक ऐतिहासिक भावना है. ठीक है, डेट compels a man to write more merely with his own generation in his bones, but with a feeling that the whole of literary of Europe from Homer and within it the whole of literature of his own country has a stimulously
एग्जिस्टेंस एंड द कंपोज स्टिमुलस ऑर्डर। मतलब कि ये एक पर्सन को सिर्फ अपनी जनरेशन के जो लिटरेचर है उससे इंस्पायर नहीं करती है, बल्कि ये जो फीलिंग है इससे इंस्पायर करती है कि जो होमर से लेकर यूरोप का पूरा जो एक लिटरेचर रहा है, इसकी पूरी अपनी खुद की एक कंट्री का वो जो पूरा एक लिटरेचर है वो एक साथ एग्जिस्टेंस में आता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक साथ एक स्टिमुलस ऑर्डर में, मतलब कि एक ऑर्डर में लगा हुआ है वो पूरा जो लिटरेचर है। और ये एक हिस्टोरिकल सेंस है विच इज़ अ सेंस ऑफ द टाइमलेस एंड ऑफ द टेम्पोरल टुगेदर विच मेक अ राइटर ट्रेडिशनल, जो कि एक राइटर को ट्रेडिशनल बनाता है। ओके, तो नाउ अब ये चीज़ नोट करने वाली है कि किस तरीके से इलियट ने एक ट्रेडिशन के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आर्कियोलॉजिकल मेथड्स का यूज़ करा है एज अ स्ट्रक्चर विथ एन अंडरलाइंग ऑर्डर। ठीक है, इसको विजुलाइज कराने के लिए। एंड ही सजेस्ट दैट पोएट मस्ट डेवलप अ हिस्टोरिकल सेंस बाय बीइंग फैमिलियर विद द एंटायरली ऑफ यूरोपियन लिटरेरी ट्रेडिशन फ्रॉम होमर टू प्रेजेंट विदाउट मेरली मिमिकिंग पास्ट ग्रेड्स। ये हमने समझा पहले कि टी.एस. एलियट ये सजेस्ट करते हैं कि किसी भी पोएट को अपने हिस्टोरिकल सेंस को डेवलप करने के लिए जो यूरोपियन लिटरेरी का ट्रेडिशन है उससे फेमिलियर होना चाहिए। ठीक है, होमर से लेके आज तक जितना भी मतलब लिटरेरी है यूरोपियन लिटरेरी उससे फेमिलियर होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसके अंदर एक हिस्टोरिकल सेंस आ सके विदाउट मेरली मिमिकिंग पास्ट ग्रेट, मतलब कि जो पहले जो ग्रेट पोएट्स रहे हैं उनको बिना नकल करे। ठीक है, वो चाहते हैं कि जो हिस्टोरिकल सेंस है वो आए उनकी एस्थेटिक ड्यूटीज़ से, मतलब कि उनकी जो एस्थेटिक ड्यूटीज़ हैं वो उनको फुलफ़िल करें। ठीक है, जो कि बाकी के जो पोएट्स के जो वर्क हैं उनसे इन्फ्लुएंस होके वो मतलब कि उन एस्थेटिक ड्यूटीज़ से फेमिलियर हों। ठीक है, ना कि उनकी नकल करें। सो इलियट के जो व्यूज़ हैं वो ट्रेडिशन को लेके ये हैं कि ट्रेडिशन एज एन ऑर्डर स्ट्रक्चर ट्रैकिंग बैक थ्रू यूरोपियन हिस्ट्री। मतलब कि इलियट जो है वो ट्रेडिशन को यूरोपियन हिस्ट्री की एक ऑर्डर में, मतलब कि यूरोपियन हिस्ट्री का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक ऑर्डर में लगे हुए देखते हैं। मतलब कि जो लिटरेरी होमर से लेके आज तक चली आ रही है, जो लिटरेचर के अंदर है जितना भी वर्क, उस सारे को एक ऑर्डर वाइज यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर जो चलता आ रहा है उसको ट्रेडिशन मानते हैं इलियट। ओके, एंड जो इलियट है उनका मानना ये है कि पोएट्स को हिस्टोरिकल सेंस से फेमिलियर होना चाहिए, कि उनको जो पास्ट वर्क्स हैं उनसे फेमिलियरिटी होनी चाहिए, तब वो हिस्टोरिकल सेंस से जुड़ पाएंगे। वो सिर्फ यहाँ पे बुकिश नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ बुक्स पढ़ें, मतलब कि यही है कि ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं है कि आप जो पोएट्स हैं, मतलब कि जो ग्रेट पोएट्स रहे हैं उनको मिमिक करो, मतलब उनकी नकल करो, ऐसा नहीं है। द पास्ट एंड द प्रेजेंट हैव अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ओके, विथ ईच न्यू वर्क्स स्लाइटली अल्टरिंग द एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन। मतलब कि इलियट कह रहे हैं कि जो नए वर्क्स हैं, मतलब कि जो न्यू वर्क्स हैं उनकी क्रिएशन की वजह से जो पास्ट और जो प्रेजेंट के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है उसकी वजह से जो पहले से ही ट्रेडिशन एग्जिस्ट करता है वो बदल जाता है। ओके, अब आगे टी.एस. एलियट जो हैं वो स्पेसिफिकली फोकस करते हैं ऑन द थ्योरी ऑफ पोएटिक इम्पर्सनैलिटी। इसके बाद जो एलियट हैं वो एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे वो रोमांटिक आइडियल्स को चैलेंज करती हैं और साइंटिफिक एनालॉजीज़ को यूज़ करती हैं पोएट्स के माइंड को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इन्होंने पोएट के माइंड को डिस्क्राइब करा है एज अ कैटलिस्ट। ओके, तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट कह सकते हैं कि किसी भी पर्सन में या किसी चीज़ में जो चेंज आते हैं, चेंज वो जो कि मतलब अपने आप को यूज़ करे जिस टाइम पे उस चीज़ की ज़रूरत हो, और मतलब परमानेंटली चेंज नहीं आता है उसके अंदर, एक टेम्परेरी चेंज जो लाता है उसे कैटलिस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे जो थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी है इसके बारे में इलियट आर्ग्यू करती हैं दैट आर्टिस्ट को प्रोग्रेस करनी चाहिए टू इन्वॉल्व अ कंटिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस एंड एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी। एंड जो क्रिटिक्स हैं उन्हें पोइट्री पे फोकस करना चाहिए, ना कि पोएट्स पे। ठीक है, मतलब जो क्रिटिक्स करते हैं उन लोगों को बोला है कि उन लोगों को पोएट की जगह पोइट्री पे फोकस करना चाहिए। ठीक है,
और रिजेक्शन ऑफ रोमांटिसिज्म की बात करें तो ये जो थ्योरी है ये रोमांटिक बिलीफ को इम्प्लिसिटली डिमोलिश कर देती है। इम्प्लिसिटली का मतलब है कि बिना कहे, ठीक है, इसको बिलीव कर देती, ये जो बिलीफ रोमांटिसिज्म का कि पोइट्री इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन एंड पोएट हैज़ अ स्पेशल इमेजिनेशन, मतलब इस थ्योरी को ये डिमोलिश कर देती है। एंड दूसरी साइड जो इलियट हैं वो कैटलिस्ट एनालॉजी के बारे में क्या बोलती हैं। इलियट कंपेयर्स द पोएट माइंड टू अ कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ करा गया है एज अ प्लेटिनम, ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन की तरह यूज़ करा गया है। जो इलियट है वो पोएट्स के माइंड को बोल रही हैं एक कैटलिस्ट, एक प्लेटिनम, एक केमिकल रिएक्शन की तरह, मतलब कि जो चेंज हो जाता है, विच फैसिलिटेट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ इमोशन इनटू फीलिंग विदाउट बीइंग चेंज इटसेल्फ, मतलब कि जो लोग जो रॉ इमोशंस हैं उनको फीलिंग्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और बिना उसके अंदर मतलब खुद के अंदर चेंज लाए, उसके अंदर वो जो चेंजेस लाते हैं उसकी वजह से यहाँ पे जो इलियट हैं वो इन्हें इनके माइंड को कैटलिस्ट बोल रही हैं, क्योंकि जो कैटलिस्ट होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है कुछ, उसमें क्या होता है कि वो उसके अंदर बिना किसी मतलब खुद को परमानेंटली चेंज करे बिना एक चेंज ले आता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन की वजह से। हमने ये चीज़ नोट करी है डेट इलियट की जो स्पेसिफिक केमिकल एनालॉजी है ये साइंटिफिकली इनएक्यूरेट है, क्योंकि एज अ सल्फर ट्रीऑक्साइड नॉट सल्फरस एसिड ये फॉर्म्ड होता है, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनकी लिटरेरी थीसिस को, ठीक है। उन्होंने एक एग्जांपल के तौर पे दिया था ये एग्जांपल कैटलिस्ट का, कैटलिस्ट एनालॉजी का, ओके। देन टीएस इलियट डिस्कस करती हैं अबाउट द इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री, जिसका फोकस होता है ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल इमोशन एंड फीलिंग्स एज अ कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस। तो यहाँ पे इलियट ने अपना व्यू हाईलाइट करा है दैट पोइट की माइंड जो है वो एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनम टू ट्रांसफॉर्म पर्सनल एक्सपीरियंस इनटू अ यूनिवर्सल एंड इम्पर्सनल वर्क ऑफ आर्ट, मतलब कि जो इलियट के व्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग पोइट का माइंड एक कैटलिस्ट की तरह है जो कि अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को यूनिवर्सल में ट्रांसफॉर्म करता है, ओके, और एक इम्पर्सनल वर्क ऑफ आर्ट बनता है। एंड यहाँ पे आप बात करते हैं पोइट की माइंड एज अ कैटलिस्ट, तो पोइट का माइंड जो है वो एक शेड ऑफ प्लैटिनम की तरह बताया है इलियट ने कि जो पोइट का माइंड होता है वो प्लैटिनम की शेड की तरह है जो कि अनचेंज होता है ड्यूरिंग द क्रिएटिव प्रोसेस, जब ट्रांसफॉर्मिंग होता है इमोशन इनटू आर्ट, मतलब जो इमोशन आर्ट में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो जो पोइट का माइंड है वो तो चेंज नहीं होता है, बट वो क्या होता है वो इमोशंस को आर्ट में कन्वर्ट करता है, मतलब कि ट्रांसफॉर्म करता है, ओके। दूसरी चीज़ इलियट बताती हैं सेपरेशन ऑफ मैन एंड माइंड। यहाँ पे जो इलियट हैं वो कह रही हैं कि जितना परफेक्ट आर्टिस्ट होगा उतने ही उसकी जो सफरिंग है और जो उसकी माइंड की ट्रेट्स हैं वो सेपरेट होंगी, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमें जो टीएस इलियट हैं वो इमोशंस और फीलिंग्स के बीच में डिफरेंस बताती हैं कि इमोशंस जो हैं वो रेफर करते हैं आर्टिस्ट के पर्सनल फीलिंग्स को, वाइल जो फीलिंग्स हैं वो रीडर्स के माइंड में इवोक होती हैं, मतलब कि रीडर्स के माइंड में वो उत्पन्न कह सकते हैं, उत्पन्न होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं जब वो किसी भी चीज़ को पढ़ता है, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन सी के स्टेज में ऑब्जर्व करी गई है, ओके। और एक पोइट के लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल ये होता है कि वो अपनी ट्रांसम्यूट जो उसके पर्सनल ट्रांसम्यूट्स हैं उनको एक समथिंग रिच या स्ट्रेंज में उसे ट्रांसफॉर्म करना होता है उसे, ताकि वो कुछ यूनिवर्सल बना सके, ठीक है, यूनिवर्सल और पर्सनल बना सके ताकि लोग उससे कनेक्ट कर पाएँ, ओके। तो बेसिकली टीएस इलियट की जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो आर्टिस्टिक प्रोसेस है उसके अंदर इन्वॉल्व है मेटामॉर्फोसिस, मतलब कि उसके अंदर जो पोएट है उसकी मतलब कि जो आर्टिस्ट हैं उसकी पर्सनल इमोशंस होती हैं जो कि वो यूनिवर्सल फीलिंग्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि ट्रांसफॉर्म कर देता है, ओके। सो इलियट का आर्ग्यू ये है दैट ग्रेट आर्ट इन्वॉल्व द आर्टिस्ट पर्सनल इमोशन undergoing a metamorphosis into a universal feelings through a
ऑब्जेक्टिव आर्टिस्टिक प्रोसेस। ओके, और इलियट का मानना है कि जो पोएट का माइंड है वो एक्ट करता है एज अ रिपोजिटरी फॉर वेरियस फीलिंग्स एंड इमेजेस यूज्ड इन पोइट्री। ओके, सो जो इंटेंसिटी है आर्टिस्टिक प्रोसेस की वो है द प्रेशर अंडर विच द फ्यूजन टेक्स प्लेस इज़ अ क्रिटिकल एलिमेंट। ठीक है, ये जो आर्टिस्टिक प्रोसेस के अंदर जो प्रेशर रहता है वो क्या होता है, वो एक क्रिटिकल एलिमेंट होता है। ओके, फिर इसके बाद जो टी.एस. एलियट हैं वो एक एग्जाम्पल देती हैं डेंट्री इन्फ्रो का, एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग ग्रेट लिटरेचर विदाउट रिलाइंग ऑन द पर्सनल इमोशंस। मतलब कि एक ग्रेट लिटरेचर को बनाना के लिए जो एग्जाम्पल है वो इन्होंने डेंट्री इन्फ्रो का लिया है कि इन्होंने ग्रेट लिटरेचर बनाया है विदाउट रिलाइंग ऑन द पर्सनल इमोशंस। ओके, तो अब हम देखते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, जिसके अंदर बोला गया है कि टी.एस. एलियट की जो ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट ऐसे है और इनकी जो पोएम है द वेस्टलैंड, उसके अंदर फोकस करा गया है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन एंड उसके अंदर कुछ एल्यूजन्स यूज़ करे गए हैं बाय टी.एस. एलियट। ओके, सो एलियट की अकॉर्डिंग जो माइंड ऑफ यूरोप है वो एक ट्रेडिशन है जो कि क्रिटिसाइज करा गया है फॉर बीइंग अ यूरोसेंट्रिक। ओके, एंड उसके अंदर कोई भी अल्टरनेट कल्चर के लिए कोई जगह ही नहीं बची है, इस वजह से उसे क्रिटिसाइज करा गया है। ठीक है, और ऑथर्स ने सजेस्ट करा है दैट एलियट की जो राइटिंग स्टाइल है वो इस तरह से डिफ़िकल्ट हो जाती है कि उसे प्रोनाउंस करने में डिफ़िकल्टी आती है, उसे अंडरस्टैंड करने में भी डिफ़िकल्टी आती है। ठीक है, एंड साथ ही साथ जो इनकी जो पोएम है वेस्टलैंड, वो उसके अंदर नोट करा गया है इनकी जो एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ लिटरेरी है और इनका जो कल्चरल एल्यूजन इन्होंने, एक तो इन्होंने लिटरेरी और कल्चर एल्यूजन सबसे ज़्यादा यूज़ करा है इनके वर्क के अंदर, विच प्रमोटेड एलियट टू इंक्लूडिंग फुट नोट्स। ओके, सो जो पोएट फिलिप लेक्रिन हैं उन्होंने मेंशन करा है एज हैविंग अ वेल नोन कोजिटिक अटैक ऑन एलियट पोजीशन ऑन द ट्रेडिशन। मतलब कि जो फिलिप लेक्रिन है उन्होंने अच्छी तरीके से जानते हुए एलियट की जो पोजीशन है ट्रेडिशन का उस पर अटैक किया है। ओके, सो यहाँ पे उन्हें क्रिटिसाइज़ करा गया है और इस चैप्टर के अंदर हमें इतना ही पढ़ना था, जो जो ज़रूरी था वो सब मैंने आपको इसके अंदर समझा दिया है। ओके, नाउ अब हम अपनी यूनिट 3 को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 के सबसे पहले चैप्टर को आइए रिचर्ड का प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म को। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ए.आई. रिचर्ड्स का प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिसके अंदर हमें 2 चैप्टर्स दिए गए हैं। सबसे पहला है द केओस ऑफ क्रिटिकल थ्योरीज एंड चैप्टर 2 है द पेंट्रम एस्थेटिक स्टेट। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमें ए.आई. रिचर्ड्स ने बताया है दैट लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है वो सिंपली लिटरेरी की स्टडी है, लिटरेरी टेक्स्ट की स्टडी है, जिसके अंदर इंक्लूडिंग है कल्चरल टेक्स्ट जैसे कि फिल्म्स, थिएटर्स एक्सेट्रा। मतलब कि इसके अंदर बोला जा रहा है सिंपली कि जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो एक्चुअली में क्या है, वो टेक्स्ट जैसे कि बुक्स, फिल्म्स, प्लेज की जो इन सब चीज़ों की एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और एवल्यूएट करके जो मीनिंग और वैल्यू निकलती है वो होती है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, एंड इट ट्रेस द फॉर्मर ओरिजिन ऑफ द प्रैक्टिस बैक टू एरिस्टोटल पोएटिक्स एंड भारत नाट्य शास्त्र। यहाँ पे हाईलाइट करा गया है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से प्लेटो और एरिस्टोटल के रिगार्डिंग द वैल्यूज़ एंड द रोल ऑफ पोएट एंड पोएट्री इन सोसाइटी की। यहाँ पे मतलब कि जो आई.ए. रिचर्ड हैं उनको ये मानना है कि पोएट और पोएट्री का सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, उनकी वैल्यू है दोनों की। और यहाँ पे जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है इसके अंदर इन्वॉल्व है इंटरप्रिटेटिंग असाइनिंग वैल्यू टू टेक्स्ट, प्रैक्टिस एवरीवन, इंगेज इन अ फॉर्मली। मतलब कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि हम कहीं ना कहीं इनफॉर्मली, जैसे कि अगर हम कोई फिल्म देख रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, तो हाँ, हम उसे पढ़ने के बाद या फिर उस मूवी को देखने के बाद क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, उसको एवल्यूट करते हैं। ठीक है, और अगर हम अगर उसे पसंद करते हैं तो उसे अपने दोस्त को सजेस्ट करते हैं कि तुम भी देखो। तो इससे क्या होता है कि हम इनफॉर्मली लिटरेरी क्रिटिसिज्म ही कर रहे होते हैं, तो उसे ही लिटरेरी क्रिटिसिज्म बोला गया है। ठीक है, और फॉर्मली की बात करें, फॉर्मली लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है वो
एरिस्टोटल की पोएटिक्स के अंदर देखा गया है एंड द भारतनाट्य शास्त्र से हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, ठीक है, फॉर्मली लिटरेरी क्रिटिसिज्म को समझने के लिए। एंड यहाँ पे ए.आई. रिचर्ड एक और बात बोलते हैं कि जो प्लेटो हैं उन्होंने फेमसली वेनिश करे हैं उन पोएट्स को फ्रॉम हिज रिपब्लिक, क्योंकि वो लोग प्लेटो के वर्क्स को एक इम्परफेक्ट इमिटेशन मानते थे, ठीक है, रियलिटी से थ्राइस बार मतलब कि 3 गुना दूर वो उनकी जो वर्क है उनको मानते थे, मतलब कि रियलिटी से 3 गुना ज़्यादा दूर, और उसे एक इम्परफेक्ट इमिटेशन मानते थे, ठीक है, मतलब कि प्लेटोस के वर्क्स को। ओके, तो प्लेटो ने उन पोएट्स को अपनी रिपब्लिक से वेनिश कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करें एरिस्टोटल की, तो एरिस्टोटल काउंटर दैट पोइट्री इज़ अ नेसेसरी बिकॉज इट रिड्यूस कैथरीज प्रोड्यूसिंग नेगेटिव इमोशंस एंड मेकिंग सोसाइटी हारमोनियस। मतलब कि इसके अपोजिट एरिस्टोटल ने पोइट्री को ज़रूरी बोला है क्योंकि ये एक कैथरीज प्रोड्यूस करती है। कैथरीज को कह सकते हैं एक टाइप से प्यूरिफिकेशन, ठीक है, और ये एक नेगेटिव इमोशंस को दूर करती है और ये सोसाइटी के अंदर एक शांति लाती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी। यहाँ पे हम पढ़ना है रोमांटिसिज्म एंड इट्स आफ्टरमैथ। तो इस टेक्स्ट के अंदर डिस्कस करा गया है अबाउट द शिफ्टिंग इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। एरिस्टोटेलियन आइडियल से रोमांटिसिज्म के अंदर जो शिफ्ट करा गया लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर इन 19th सेंचुरी, उसके बारे में है। एंड रोमांटिक्स emphasized inspirations, personal feelings and the individual liberty over classic rules and rationalism, ठीक है। मतलब कि जो रोमांटिक्स है वो इंस्पिरेशन पे, पर्सनल फीलिंग्स पे, इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर, ओवर क्लासिकल रूल्स एंड रैशनलिज्म की जो इंडिविजुअल लिबर्टी है उन सारी चीज़ों के ऊपर जोर देता है रोमांटिक्स। ओके, तो एंड बिलीव करता है दैट पोइट्री जस्टिफाइड इटसेल्फ टू इट्स ओन कोहेरेंस एंड ट्रुथ। मतलब कि वो बिलीव करते हैं रोमांटिक्स के अंदर कि जो पोएट्री है वो खुद से ही अपनी ही कोहेरेंस और ट्रुथ से जस्टिफाई करती है। ओके, एंड रोमांटिसिज्म ब्रोक फ्रॉम एरिस्टोटलियन आइडियाज़। मतलब कि एरिस्टोटेलियन के जो आइडियाज़ हैं, आइडिया ऑफ परफेक्शन, फॉर्म, बैलेंस, इन सारी चीज़ों से रोमांटिसिज्म ने ब्रोक कर लिया है, मतलब रिश्ता तोड़ लिया है। ओके, पोइट्री जो है उसे डिस्क्राइब करा गया है एज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स बाय वर्ड्सवर्थ। ओके, मतलब कि वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जो पोइट्री है उसको इसने मतलब इस तरीके से डिस्क्राइब करा है कि पोइट्री जो है वो एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग्स का, ठीक है। एंड दूसरी तरफ अगर हम रोमांटिक्स की बात करें तो रोमांटिक्स रैशनलिज्म से आगे बढ़ के न्यू क्लासिसिज्म और जो इंडिविजुअल लिबर्टी के जो आइडियाज़ हैं उससे इन्फ्लुएंस्ड है from events like the French Revolution, okay, and they believed that poets could interpret the world and that poetry need no ethical justification beyond its own truth and coherence। मतलब कि ये बिलीव करते हैं कि पोएट्स को वर्ल्ड में इंटरप्रेट करना चाहिए एंड जो पोइट्री है, पोइट्री के अंदर किसी भी तरीके की इथिकल जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। बियॉन्ड इट्स, उसका जो खुद का ट्रुथ होता है, मतलब पोइट्री की जो खुद का ट्रुथ और कोहेरेंस होता है वही काफ़ी होता है उसे जस्टिफाई करने के लिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं 19th सेंचुरी की। 19th सेंचुरी वो पीरियड था जब ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स हो रही थी इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में, टेक्नोलॉजी में और कॉमर्स के अंदर। तो जब साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुई तो उस टाइम पे जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स थी उन्होंने रिलीजियस बिलीफ को एक करारा झटका दिया। मतलब कि उस टाइम पे सोसाइटी फेथ और डाउट के बीच में रह गई थी। मतलब कि साइंटिफिक डेवलपमेंट से जो चीज़ें सामने आई उसके बाद रिलीजियस बिलीफ पे लोगों को थोड़ा डाउट हुआ, जिसकी वजह से सोसाइटी में क्या हुआ कि फेथ और डाउट के बीच में लोग फंस गए। अब ये एक ऐसा भी पीरियड था जिस टाइम पे इंग्लिश नॉवेल्स बहुत ज़्यादा फ्लोरिश्ड हुई और एक जो न्यू सोशल क्लास थी वो इमर्ज हुई विथ मनी एंड लीजर। एंड इस टाइम पे पोइट्री से ज़्यादा जो नोवेल थे वो ज़्यादा सूटेड थे टू रिफ्लेक्ट द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक इन अ रियलिस्टिक मैनर
ये ज़्यादा सूटेड तरीका था, ताकि नोवेल्स के थ्रू लोगों को बताया जा रहा था, ठीक है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। क्योंकि पोइट्री के अंदर वो इतना अच्छा, मतलब कि जो पोइट्री के अंदर ह्यूमन एक्सपीरियंस को हम पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाने के लिए पूरा, तो नोवेल एक बेस्ट सोर्स था, ठीक है। एंड जो रोमांटिक थ्योरी ऑफ लिटरेचर थी वो, मतलब कि रोमांटिक थ्योरी ऑफ लिटरेचर इंडिविजुअल इंस्पिरेशन पे ज़्यादा एम्फसाइज करती थी, मतलब जोर देती थी, लेकिन वो इस टाइम पे ज़्यादा इंटरप्रेट नहीं कर पाई वर्ल्ड में, बिकॉज इट वाज अ वेरी लिटिल यूज़ इन दिस न्यू सिनेरियो, ठीक है। जब ये पूरा न्यू सिनेरियो आया तो इस टाइम पे इसका बहुत कम यूज़ करा गया। एल्सवेयर यहाँ पे नेचुरलिज्म लिटरेचर के अंदर कुछ क्लोज ऑब्जर्वेशंस को फॉलो करा गया, ठीक है, क्लोज ऑब्जर्वेशंस के मेथड को इन अ नेचुरल साइंस। और इसके अंदर बिलीव करा गया दैट लिटरेचर मस्ट एक्सप्लोर ऑल दो सोशल एंड अदर फोर्सेस इन द सोसाइटी जो कि बिहेवियर और रिलेशनशिप को शेप देंगे, ओके। तो इस टाइम पे एमिली जोला जो थी वो चाहती थी कि राइटर्स प्रेजेंट करें अ स्लाइस ऑफ लाइफ एज इट इज़, मतलब कि यहाँ पे जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस चल रही थी उन सारी चीज़ों को राइटर्स दिखा सकें, ठीक है। ये बात चाहती थी एमिली जोला। इसलिए एक तरीके से जो पोस्ट रोमांटिक डिसइल्यूजनमेंट था उसने ही राइटर्स को एक क्रिटिक्स के अंदर नई तरीके ढूंढने और लिटरेचर के साथ तो नई तरीके से डील करने में इंस्पायर करा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड की। तो ये जो मैथ्यू आर्नोल्ड है ये एक लिटरेरी क्रिटिक होने से पहले एक पोएट थे, एंड ही इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज माना जाता है कि जो इंग्लैंड में सबसे पहले मॉडर्न क्रिटिक थे वो मैथ्यू आर्नोल्ड ही थे। एंड ये रोमांटिसिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म के बीच में आते हैं, ठीक है। और आर्नोल्ड के अकॉर्डिंग एक क्रिटिक की जॉब होती है डेट, मतलब कि एक क्रिटिक का ये काम होता है कि वो सिर्फ एक इंटरनल ब्यूटी और कोरियंस और जो डिफेक्ट्स हैं लिटरेरी वर्क्स के अंदर उसके ऊपर ही बात ना करे, और बल्कि उसका ये काम होता है क्रिटिक टू एजुकेट एंड प्रोपोगेट द फाइनेस्ट आइडिया फ्रॉम ऑल अराउंड हिम, ठीक है। मतलब कि वो जितने भी अच्छे और मतलब कि जो अच्छे से अच्छे आइडियाज़ हैं उन्हें प्रोपोगेट करे, ठीक है, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करे। एंड ही हैज़ अ ऑब्लिगेशंस टू द सोसाइटी दैट ही लिव्स इन, एंड इन दैट सेंस ही इज़ अ काइंड ऑफ गार्जियन ऑफ पब्लिक टेस्ट, ठीक है। मतलब कि ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि ये लोगों तक एक जो सही आइडिया है उसे पहुंचाए, ठीक है, उसे लोगों के सामने लाए, ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है लोगों के सामने इन अच्छे आइडियाज़ को लाना, बिकॉज ही इज़ अ काइंड ऑफ गार्जियन ऑफ पब्लिक टेस्ट, ओके। सो क्रिटिसिज्म के अंदर अगर हम बात करें, आर्नोल्ड ने अपनी जो एक बुक है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम 1864 इज एसेंशियली कंसर्न विद द डिसमिनेशंस ऑफ आइडियाज़, ओके। तो इनके अकॉर्डिंग बेस्ट यही था कि आप जो जानते हो और जो आपने प्रैक्टिस की है वो सबको पता चलना चाहिए, वो चीज़ें सबको दिखनी चाहिए। जो ऑब्जेक्ट मतलब कि जिस तरीके से है उसे उसी तरीके से एवल्यूट करनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोशो हिस्टोरिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, जो कि उसको बनाने में जिन्होंने एक रोल प्ले करा था, ठीक है, उनको छोड़ के। अब ये जो पर्टिकुलर एम्फेसिस है ये फोकस करता है ऑन द वर्क ऑफ आर्ट इटसेल्फ, एंड इट वॉट अबाउट द इंटरेस्ट जो कि लिटर क्रिटिक्स और जो क्रिटिकल अप्रोचेस हैं उन्हें शेप देता है, ठीक है, एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी। तो हम मैथ्यू आर्नोल्ड के जो लिटरेरी क्रिटिक के अंदर कंट्रीब्यूशन है उसको थोड़ा सा जानेंगे, और उनके कुछ जो की आइडियाज़ हैं जो कि जिन्होंने क्रिटिक्स को इन्फ्लुएंस करा है उनके बारे में जानेंगे। तो पिछले पैराग्राफ से ये क्लियर है कि जो आर्नोल्ड हैं वो क्रिटिक्स के अंदर एक ऑब्जेक्टिविटी लाना चाहते हैं एंड उसे और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं देन मेयर सब्जेक्टिव एवल्यूशन ऑफ द ब्यूटी एंड शॉर्टकमिंग ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। मतलब कि इसे जो लिटरेरी टेक्स्ट की जो ब्यूटी है और जो उसकी कमियां हैं उन्हें एवल्यूट करने से ज़्यादा
उन्हें इम्पोर्टेंस दिलाना चाहते हैं और उन्हें प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं। ओके, तो इस चीज़ को उन्होंने अचीव करने के लिए हमें इंट्रोड्यूस कराया है एक टच स्टोन मेथड से। ठीक है, तो इस मेथड का जो आइडिया है वो एकदम सिंपल है। ठीक है, टू जज द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट ऑब्जेक्टिवली। ठीक है, मतलब कि जो इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिवली जो इसको एवल्यूट करा जाता है उसको करने के लिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बताया है इट मस्ट बी कंपेयर्ड। मतलब कि उसके अंदर क्या करना चाहिए, जो ग्रेट पहले से ही जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनसे, मतलब कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उन लिटरेरी वर्क्स के साथ कंपेयर करना चाहिए। ठीक है, एक और अच्छा लिटरेरी टेक्स्ट बनाने के लिए। ओके, तो ये एसेंशियल है क्योंकि एर्नोल्ड इसमें बिलीव करते हैं। ओके, सो अब आगे जो एर्नोल्ड हैं वो बिलीव करते हैं दैट कंटेम्प्रेरी लिटरेचर इज़ बिल्ड ऑन द फाउंडेशन लेड बाय द एशियन। मतलब कि जो एशियन की फाउंडेशन है उसकी वजह से कंटेम्प्रेरी लिटरेचर बनी है, ऐसा अर्नोल्ड मानते हैं। ओके, एंड जो क्लासिकल लिटरेचर है वो प्रोवाइड करता है दैट द मॉडल दैट कैन इंस्पायर द कंटेम्प्रेरी राइटर्स टू फैशन ग्रेट लिटरेरी वर्क्स। ओके, एंड अर्नोल्ड का खुद का प्रेफरेंस है फॉर क्लासिसिज्म एंड colored much for his work as a critic and him one dimensional। ओके, हालांकि कुछ भी अर्नोल्ड की क्रिटिक हैं बट हम इस चीज़ को डिसमिस नहीं कर सकते कि इनकी इम्पोर्टेंस है एज वन ऑफ द फर्स्ट मेजर क्रिटिक्स टू प्रॉफर एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू अ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, एट द एक्सपेंस ऑफ हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल स्टडी। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी आई.ए. रिचर्ड। अब जब सेंचुरी टर्न होती है तो इस टाइम पे काफ़ी सारे एक्सप्लोजन होते हैं ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन और लिटरेचर के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स आ जाते हैं एंड इन सब के बीच जो डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज थी वो ब्लर हो जाती हैं इस टाइम पे। और वैसे तो लिटरेरी स्टडीज़ इंग्लैंड के अंदर पहले से ही एक एज अ डिसिप्लिन एकेडमी थी ही, लेकिन बाद में जैसे कि साइको एनालिसिस, लिंग्विस्टिक और फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, इन सब चीज़ों के अंदर भी, मतलब कि इनके सब इन सारी चीज़ों के थ्रू भी जो लिटरेरी स्टडीज़ थी वो डेवलप कर रही थी। ठीक है, तो बेसिकली इस टेक्स्ट के अंदर डिस्कस करा है अबाउट द एमर्जेंस ऑफ मॉडर्न लिटरेरी स्टडी एंड जो सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है आई.ए. रिचर्ड्स का। ठीक है, तो आई.ए. रिचर्ड्स का माना जाता है कि ये न्यू क्रिटिसिज्म के फाउंडर हैं एंड यहाँ पे बताया गया है कि जो रिचर्ड हैं उन्होंने कैसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म का फोकस बायोग्राफिकल और साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट से हटा के जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं और जो वैल्यू है टेक्स्ट की उस पर वापस लाया है। ठीक है, सो कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इन अर्ली 20th सेंचुरी लिटरेरी स्टडीज़ जो हैं वो एक्सपेंड हुई बोरिंग फ्रॉम द फील्ड्स लाइक साइको एनालिसिस, लिंग्विस्टिक, जिनके बारे में अभी हमने बात करी। और जो प्रायर अप्रोच था वो है क्रिटिसिज्म का फोकस रहा राइटर्स की साइकोलॉजी पे, सोशो हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस पे और उनकी इंटेंशंस पे और उनकी जो नेगलेक्टिंग द टेक्स्ट इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं उन पे, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर क्रिटिसिज्म का फोकस रहा। ठीक है, अब रिचार्ड जो हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, तो रिचार्ड जो थे उन्होंने देखा कि जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उसके अंदर एक अनसेटिस्फैक्ट्री अप्रोच है। तो उन्होंने क्या किया, उनकी जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो उसके अंदर उन्होंने एम करा टू रीडायरेक्ट फोकस टू द क्वेश्चन ऑफ वैल्यू एंड ये क्वेश्चन था वैल्यू के ऊपर, और कि जो लिटरेरी टेक्स्ट है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, मतलब उसकी लिटरेरी टेक्स्ट की मीनिंग किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, इस क्वेश्चन की ओर उन्होंने फोकस किया। ओके, हाँ, जो रिचर्ड हैं वो इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं दैट ऑथर्स इंटेंशन आर द सोली डिटर्मिनेंट ऑफ अ टेक्स्ट मीनिंग। मतलब कि किसी भी टेक्स्ट की मीनिंग उसकी ऑथर की इंटेंशन से नहीं बनती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो प्रमोट करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ओके, जिस पे उन्होंने फोकस करा है डायरेक्ट स्टडी ऑफ टेक्स्ट रेदर देन रिलाइंग ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर्स। मतलब कि उनका सीधा जो ध्यान है वो
सिर्फ जो टेक्स्ट है उस पे है। ओके, सो बेसिकली जो रिचार्ड हैं वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के ऊपर, मतलब कि वो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को मानते हैं। एंड यहाँ पे ये एडवोकेट करते हैं फॉर एनालाइजिंग अ टेक्स्ट बेस्ड सोली ऑन द वर्ड्स ऑन द पेज रेदर देन अ एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक द ऑथर्स बायोग्राफी, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ओके, मतलब इनके अकॉर्डिंग कि हमें टेक्स्ट पे ध्यान देना चाहिए। ओके, और ये यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं विद द टू फेलिसीज जो कि इन्होंने चैलेंज करी हैं, इंटेंशनल फेलिसी एंड द अफेक्टिव फेलिसी। एंड ये यहाँ पे इस बात पे जोर देते हैं क्लोज रीडिंग्स पे, लैंग्वेज पे और ऑर्गेनिक यूनिटी ऑफ द लिटरेरी वर्क पे। ओके, तो सबसे पहली बात जो इंटेंशनल फेलिसी है वो क्या है, तो इसे एक एरर बताया गया है ऑफ स्पेक्यूलेटिंग ऑन द ऑथर्स इंटेंशन एज द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ मीनिंग। स्पेक्यूलेटिंग का मतलब होता है कि किसी के बारे में अनुमान लगाना। यहाँ पे बात हो रही है इंटेंशनली फेलेसी की, जिसे बताया गया है कि ये एक ऐसा एरर है जिसमें हम ऑथर की इंटेंशंस का अनुमान लगाते हैं कि वो मतलब क्या इंटेंशन होगा उनके टेक्स्ट के पीछे का, उन्होंने जो लिखा है उसके पीछे का इंटेंशन ढूंढने की कोशिश करते हैं और उस इंटेंशन से हम उस टेक्स्ट की मीनिंग को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो एक एरर बताया गया है, ठीक है, वो इंटेंशनली फेलेसी बताई गई है। और जो अफेक्टिव फेलेसी है मतलब कि भावनात्मक फेलेसी, मतलब कि फेलेसी मतलब होता है भ्रांति। तो यहाँ पे इसे एरर बताया गया है ऑफ रिलाइंग सोली ऑन सब्जेक्टिव एंड इमोशनल रिस्पॉन्स एज द बेसिस फॉर एवल्यूटिंग अ वर्क। मतलब कि यहाँ पे ये गलती है कि आप उस वर्क को एवल्यूट करते हैं इस बेसिस पे कि आप उस जिस ज़रिए से मतलब उसे देख रहे हैं, आपको जिस तरीके से उस पर मतलब कि जो आपका इमोशनल रिस्पॉन्स आ रहा है उसके ऊपर, और उसे एज अ सब्जेक्टिव वे में उस वर्क को एवल्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये एक एरर बताया है। सो क्लोज रीडिंग की बात करें तो ये जो मेथड है इसके अंदर इन्वॉल्व है डिटेल एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट लैंग्वेज, उसकी थीम्स को जानना, उसके स्ट्रक्चर को और उसकी जो इमेजनरी है टू अचीव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, उसको समझना, ठीक है। इस सब चीज़ों के बारे में है क्लोज रीडिंग, जो बोला है रिचार्ड ने कि करनी चाहिए हमें क्लोज रीडिंग। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं क्योज ऑफ क्रिटिकल थ्योरीज चैप्टर 1। तो अगर हम बात करें इस बुक के प्रीफेस में ही रिचार्ड ने ये चीज़ हमें क्लियर कर दी थी दैट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिसे वो एक्सपीरियंस के बीच में डिफरेंस करने और उनका एवोल्यूशन करने की कोशिश समझती थी। मतलब वो समझती थी कि ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है, कि एक्सपीरियंस के बीच में डिफरेंस करना और एवोल्यूशन करना, मतलब एवोल्यूशन करने की कोशिश करना, वो सब विदाउट सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ एक्सपीरियंस और विदाउट थ्योरी ऑफ वैल्यूशन और जो कम्युनिकेशन है उन सब चीज़ों के बिना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो दिस प्रिंसिपल हैव नॉट फाउंड अ प्लेस, मतलब कि इन प्रिंसिपल्स को कोई प्लेस नहीं मिला लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर। एंड ये जितने भी प्रिंसिपल्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म में मिले हैं ये सभी आर्बिट्री हैं, मतलब कि मनमानी है, मतलब कि बिना आर्ग्यू के हैं। ओके, इसलिए रिचार्ड अपनी जो वर्क्स हैं उनको एक स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, ठीक है। सो जो पहला चैप्टर है हमारा द केओस ऑफ क्रिटिकल थ्योरीज, ये शुरू होता है विद द ऑब्जर्वेशन दैट लिटरेरी क्रिटिसिज्म हैज़ इन फैक्ट gathered a large body of work over the years, and yet survey on the of the field only shows that much of what we have gathered in fragmentary and lack of coherence between them। मतलब कि ये जो chaos of critical theories है ये इस बात से शुरू होती है, ये ऑब्जर्व करते हुए कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर वास्तव में सालों से बहुत सारे वर्क्स को इकट्ठा करा है, लेकिन फिर भी इस फील्ड के अंदर सिर्फ यही शो होता है दैट व्हाट वी हैव गैदर्ड इन फ्रेगमेंट्री, मतलब कि जो हमने फ्रेगमेंट्री इकट्ठा करा है, एंड इसके अंदर लैक ऑफ कोहेरेंस है, ठीक है। इनके बीच में लैक ऑफ कोहेरेंस हमें मिल जाएगा, मतलब कि कोहेरेंस का मतलब होता है एक टाइप से लैक ऑफ पीस, लैक ऑफ बैलेंस,
यहाँ पे आइए रिचर्ड कहते हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म जिन एक्सपीरियंस के साथ डील करती है, जैसे कि रीडिंग अ बुक, वॉचिंग अ प्ले और लिसनिंग टू म्यूज़िक और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद हैं। अब रिचर्ड का ये मानना है कि जो क्रिटिक्स हैं उनको जिन क्वेश्चंस के आंसर देने चाहिए वो भी क्लियर है। मतलब कि क्रिटिक्स को जिन आंसर्स को देने की ज़रूरत है वो हैं जैसे कि व्हाट गिव्स द एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग अ पोएम इट्स वैल्यू। मतलब कि पोएम पढ़ने की एक्सपीरियंस को उसका क्या वैल्यू देता है। और दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो एक्सपीरियंस दूसरे से बेहतर कैसे है, मतलब कि जो एक्सपीरियंस है वो दूसरे से बेहतर कैसे है। और एक और क्वेश्चन है जैसे कि जो पिक्चर है, वाई रेफर दिस पिक्चर टू डैट, मतलब कि इस पिक्चर को दूसरे से बेहतर क्यों माना जाए, है ना। और एक और क्वेश्चन है जैसे कि हम किस तरीके से एक म्यूज़िक को सुन सकते हैं जिससे कि हम एक मोस्ट वैल्यूएबल मोमेंट को रिसीव कर सकें उस म्यूज़िक के, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि वाई इज़ वन ओपिनियन अबाउट वर्क्स ऑफ आर्ट नॉट एज अ गुड एज अनदर, मतलब कि वर्क ऑफ आर्ट के बारे में एक ओपिनियन दूसरे जो ओपिनियन हैं उनसे कम क्यों है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस क्रिटिक्स को पूछने चाहिए, मतलब आंसर देना चाहिए इन तरीके के क्वेश्चंस का। और भले ही ऐसे कुछ प्राइमरी क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर पहले देना ज़रूरी है बिफोर बिगिन टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, मतलब इन क्वेश्चंस के बारे में सोचने से पहले, ठीक है। सो क्वेश्चंस डीलिंग विद द नेचर ऑफ आर्ट एंड नेचर ऑफ एक्सपीरियंस एंड क्वेश्चन डील करते हैं विद द वैल्यू एंड वैल्यूएशंस, ठीक है। वैल्यूएशंस आर फंडामेंटल क्वेश्चन, ओके। तो इन क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है क्रिटिक्स को, ओके। सो दीज आर नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस बट अ cursory survey of the field that shows us that these questions remain unanswered till now। मतलब कि ये भले ही ये क्वेश्चन जो हैं ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है बट ये इस तरफ इशारा करती हैं कि जो ये क्वेश्चंस हैं इनके आंसर अभी भी नहीं मिले हैं, ठीक है। तो हमें इनको फाइंड करना चाहिए और इसके बजाय हमें कंजक्चर्स और प्रेजुडिस और नॉट सो ऑब्टेन सम इंस्पायर्ड फॉर्मुलेशन ही मिलती हैं। तो रिचार्ड अपने इस पॉइंट को साबित करने के लिए जैसे कि कुछ एरिस्टोटल, एडिसन, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज जैसे जो एस्टैब्लिश अथॉरिटीज़ हैं इनका क्वेट्स देते हैं, ओके। अब कुछ और क्वेट्स के थ्रू जो रिचार्ड हैं वो फर्दर उनकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको प्रेजेंट करते हैं कि ऑल मैन नेचुरली रिसीव प्लेजर फ्रॉम इमिटेशन। मतलब कि जितने भी लोग हैं, जितने भी मैन हैं वो नेचुरली इमिटेशन से एक प्लेजर रिसीव करते हैं, एक खुशी मिलती है उन्हें, ठीक है, नकल उतारने से। और जो पोइट्रीज हैं वो चीफली कन्वर्सेंट है, ठीक है, विद द जर्नल ट्रूथ। मतलब कि जो पोइट्री है वो मेनली जो रियल ट्रूथ है उससे ही डील करती है, ठीक है। और ये एक इथुजियाज्म एली टू मैडनेस की डिमांड करती है, ओके। और फिर जो चीज़ हम इमेजिन करते हैं उसमें ही हम अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये वर्ड मन का एक पिक्यूलियर लाइट होती है, मतलब कि सबसे इम्पॉर्टेंट लाइट होती है, ठीक है, मन की जो ब्यूटीफुल वर्ड है। अब यहाँ पे दूसरी बात वो बोलते हैं कि जो डिलाइट है वो सबसे ऊपर है, मतलब कि वो चीफ है। और अगर ये एक नहीं है तो ये एक एम है, ओके। अब आगे वो बोलते हैं दूसरा एग्जांपल कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ सेकंड प्लेस पे रखी जा सकती है, ठीक है। और जो पावरफुल फीलिंग है वो एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है, ओके। अब आगे वो बोलते हैं ये जो जितने भी एग्जांपल्स हैं ये चीज़ शो करते हैं कि जो हर एक जो जनरेशन है उनके अंदर जो ग्रेटेस्ट पोएट्स रहे हैं, ऑथर्स रहे हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर, वो लिटरेरी वर्क्स की जो एवोल्यूशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर भी वो एवोल्यूशन का एक
जो प्रिंसिपल है उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने में फेल हो जाते हैं, मतलब कि वो अभी तक फेल रहे हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में। लेकिन जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो एकदम राइट प्लेस है इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए। ओके, सो यहाँ से रिसर्च जो है वो बताते हैं कि इंफीरियर रिसर्च के लिए इन ये जो क्वेश्चंस हैं इनके थ्रू हम मतलब लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर इन आंसर्स को ढूंढ सकते हैं। ओके, सो इंफीरिकल रिसर्च जो है वो एक एस्थेटिक है, मतलब कि क्वाइट यूज़फुल है इन द सेंस कि हम उसके अंदर ये जो सम ऑफ प्रोसेस हैं डेट कंट्रीब्यूट टू आवर एप्रिशिएशन ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, तो वो हमें हेल्प कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में। ओके, सो इनके अंदर से बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो कि साइकोलॉजिकल लेबोरेटरीज में कंडक्ट कराई गई हैं टू साइंटिफिक स्टडीज़ ऑन द नेचर एंड एप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी। तो हाउएवर इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो मिक्स आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर है इसके अंदर द फैंटनम एस्थेटिक स्टेट वो देखते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर रिचार्ड ने एक बिगर प्रॉब्लम के ऊपर बात करी है विद द एस्थेटिक्स। तो मॉडर्न एस्थेटिक थ्योरीज जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर बेस्ड हैं कि वास्तव में एक डिस्टिंक्ट और यूनिक मेंटल एक्टिविटी है। ठीक है, और ये जो मेंटल एक्टिविटी है ये ऑल काइंड की जो एस्थेटिक एक्सपीरियंस है उनका हार्ट है, मतलब कि उनका एक बोल सकते हैं मूल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मुलेशन है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग तो नहीं है, बट एज फॉलोइंग कैंट व्हेन हम इसको कैरेक्टराइज करते हैं कि जो एक्सपीरियंस है एज अ डिसइंटरेस्टेड और यूनिवर्सल अनइंटेलेक्चुअल एंड नॉट बी कंफ्यूज विद द प्लेजर ऑफ सेंस, और जब एक ऑर्डिनरी इमोशन होता है तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन हम अगर इन सारी चीज़ों को देखें तो ये एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अब ये जो रिचार्ड हैं इनका व्यू है दैट ऑल वर्क्स ऑफ आर्ट एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस देते हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग वेदर दे हेल्प अस इन एनालिसिस इन डिफरेंट मैटर्स एंड डिपेंड ऑन द थ्योरी ऑफ वैल्यू जो कि हम अडॉप्ट करते हैं। ओके, सो बट दिस कैंटीन जो डिसइंटरेस्टेड प्लेजर है वो स्यू जेनरिस है। ठीक है, एंड अदर वर्ड्स में कहें तो इट इज़ द वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस दैट इज़ कंप्लीट इटसेल्फ, मतलब कि जो खुद में ही कंप्लीट है और उसे हम ऑर्डिनरी लाइफ में किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, सो रिचार्ड इस डिसएग्रीमेंट को कंप्लीट करते हैं विद दिस फॉर्मुलेशन और इस एस्थेटिक मोड और एस्थेटिक स्टेट को स्टेट का जो आइडिया है इसको रिजेक्ट करते हैं। ओके, एंड ये जो फैंटनम प्रॉब्लम है एस्थेटिक मूड और एस्थेटिक स्टेट की, ये अराइज कहाँ से हुई? ये अराइज हुई आइडिया ऑफ यूनिकनेस ऑफ एस्थेटिक प्लेजर। ठीक है, यहाँ से ये प्रॉब्लम अराइज हुई। अब जो रिचार्ड हैं वो वापस जो एमर्जेंस ऑफ दिस आइडिया फ्रॉम इम्यूनल कैंट ऑनवर्ड्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। इक्वाइट्स कैंट दैट ये कहते हैं कि ऑल द फैक्युलिटीज़ ऑफ द सोल और जो कैपेसिटी है ये 3 बार रिड्यूसिबल है। ठीक है, जो कि किसी भी ड्राइवेशन के अंदर एडमिट नहीं हो सकती है फ्रॉम अ कॉमन ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं द फैक्युलिटी ऑफ नॉलेज, द फीलिंग ऑफ प्लेजर और डिसप्लेजर एंड द फैक्युलिटी ऑफ डिज़ायर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर ड्राइवेशन नहीं हो सकती है। एंड ये जो ट्रिपाइड डिवीज़न है ये कॉन्सिडराइज है विद द अंडरस्टैंडिंग, जजमेंट एंड रीज़न। सो जस्ट एज अ प्लेजर इज़ ब्रैकेट बाय द नॉलेज एंड डिज़ायर, सो इससे क्या होगा कि जो जजमेंट है वो ब्रैकेट हो जाती हैं बाय द अंडरस्टैंडिंग एंड रीज़न। ओके, सो यहाँ पे जो कैंट हैं उन्होंने प्लेस करा है एस्थेटिक इन द प्रोविज़न ऑफ द जजमेंट, कि एस्थेटिक जो है वो जजमेंट के प्रोविज़न में है, जो कि लिंक है फैक्युलिटीज़ के साथ विद द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुड। ओके, सो जो कि हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, मतलब कि जो ट्रुथ हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं बिकॉज क्योंकि ये विलिंग और प्रैक्टिकल पार्ट्स के साथ डील करता है। एंड ब्यूटी फॉल्स इन द मिडल एंड गेट आइडेंटिफाई विद फीलिंग्स। ठीक है, ब्यूटी जो है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करी जाती है विद द फीलिंग्स, एंड
दिस इज़ द कम्प्लीटली मिसमैच, बिकॉज ऑल फीलिंग्स एंड स्पेशली जो फीलिंग ऑफ डिस्प्लेजर है वो ब्यूटीफुल नहीं होती है, ठीक है। एंड कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि इंक्यूजिटिव नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है, तो दे डिड नॉट क्वेश्चन एंड डिड नॉट सीक टू यूज़, तो ये एस्थेटिक मोड होता है। ओके, सो दिस वाज अ मोड जिसके अंदर एस्थेटिक और कंटेम्पलेटिव एक्टिविटीज़ जिन्हें कैरी आउट करा जाता है इन द इम्पर्सनल एंड डिटैच फैशन में। ओके, एंड ये किसी भी तरीके के इंटेलेक्चुअल सिमुलेशंस को प्रोवाइड नहीं कराती हैं और ना ही किसी डिज़ायर को फुलफ़िल करती हैं। ओके, सो इस चैप्टर के अंदर हमें इतना ही पढ़ना था जो हमने पढ़ लिया। तो ये इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सबसे ज़रूरी बात, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।